Good afternoon, everyone. Today is 25th, 26th of September, and we are back with the newspaper analysis. Like every day, we would be discussing 5 important articles from those 3 important newspapers. आज के जो आर्टिकल्स है वो एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, JNPT जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो मुंबई में है, वहाँ पे कुछ हेवी ड्यूटी ट्रक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया गया, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, उसके बारे में एक आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है एक चाइल्ड रिपोर्ट्स के बारे में। तीसरा आर्टिकल है सेंसस के बारे में कि सेंसस टाउन्स और मेट्रोपॉलिटन सिटीज इसमें क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन की वजह से क्या दिक्कत आ रही है। एक आर्टिकल लद्दाख में जो अनरेस्ट है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में है। और डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से अग्नि प्राइम का एक आर्टिकल है कि अग्नि प्राइम अब सिर्फ एयर लैंड या वाटर बेस्ड नहीं रहा, अब वो रेल बेस्ड भी हो गया है। ट्रेन से भी अब अग्नि मिसाइल को फायर किया जा सकता है, उसके बारे में एक आर्टिकल है। तो दीज आर द 5 आर्टिकल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसमें से 2 आर्टिकल प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, जो है अग्नि 5 का और ईवी ट्रक्स का। उसके अलावा जो सेंसस है, लद्दाख प्रोटेस्ट है और जो चिल्ड्रन है, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप स्कैन करते हो तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड देन यू कैन गेट एक्सेस टू द इंफॉर्मेटिव एंड infographic and the PDF of this particular current affairs analysis. This is about me. We have spoken enough. This is something that is very useful for those who are appearing in mains this year. These are mains pocket pointers. सारा सिलेबस सिर्फ एक सिंगल पेज पे कन्वर्ट कर दिया है। हर सिलेबस के पॉइंट का एक पेज पे आपको कंसाइज क्रिस्प नोट्स बनाया हुआ है। यू कैन यूटिलाइज दोस अलॉन्ग विद कीवर्ड्स एंड द डेटा फैक्ट्स। ये उनके लिए है जो अभी इस साल मेंस दिए। ये कल रिलीज हो चुका है, 24 सितंबर, परसों रिलीज हो चुका है। दिस इज दुर्गा पूजा ऑफर। दुर्गा पूजा के दौरान अप टू 50% ऑफ है सारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं इस पर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज, लाइक आई सेड, इट इज अबाउट रीथिंकिंग द अर्बन डेफिनेशन। जो सेंसस है, जो 2026-2027 में सेंसस होने वाला है, उसमें अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ऐसा बाइफर्केशन होता है पॉपुलेशन काउंटिंग में। तो दिक्कत ये हुआ है कि जो रजिस्टर पॉपुलेशन का जो जनरल है, रजिस्टर जनरल, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो 2011 का सेंसस में जो डेफिनेशन था अर्बन सेंटर का, वही 2026 में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसको ये एनालाइज करते हैं, क्योंकि 2011 से 2026 के बीच में, इन लास्ट 16 ईयर्स, द लैंडस्केप, अर्बन लैंडस्केप हैज इवॉल्व्ड। बहुत चेंज हुआ है अर्बन लैंडस्केप। जिनको पहले शहर कहा जाता था, वो शहर की डेफिनेशन आज भी नहीं रही। देयर आर मेनी पेरी अर्बन, पेरी रूरल एरिया, जो मिड साइज टाउन है, वो डेवलप हो चुके हैं। जो लीगल डेफिनेशन है टाउन की, मतलब जिसको किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम दिया हुआ है, जो लॉ में डिफाइन किया गया है अर्बन सेंटर्स क्या है, और जो सेंसस डिफाइन कर रहा है, इसमें मिसमैच है। तो इसके इम्प्लीकेशन पॉलिसी के ऊपर क्या होंगे, इसके बारे में डिस्कशंस इस आर्टिकल में आपको मिल जाता है। लाइक आई सेड, कंटेक्स्ट इसमें यह है कि जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है, जो पॉपुलेशन को, हु लीड्स द प्रोग्राम ऑफ पॉपुलेशन सेंसस, that office has proposed to retain the same definition of urban for census of 2027 as it was used in 2011. इसका फायदा क्या है कि you can now compare the urban data of previous census with current census, क्योंकि definition अगर सेम रहेगा तो डेटा आप रियलिस्टिकली चेक कर पाओगे कि कितना चेंज आया। लेकिन दिक्कत यह है कि the very idea of urban cities has changed, undergone change in last 15-16 years, क्योंकि जो बहुत रैपिडली ट्रांसफॉर्म हुआ है इंडिया का अर्बन लैंडस्केप। जो सेंसस 2011 में
अर्बन का डेफिनेशन था विच द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट सेंसस, वो क्या है? स्टैट्यूटरी टाउन्स जो है, जिनको लीगली लॉ में टाउन्स कहा गया है, वो क्या है? दोज आर नोटिफाइड एज अर्बन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट के गवर्नमेंट ने जिन जिन रीजन्स को अर्बन डिक्लेयर किया है थ्रू लॉ, वो है स्टैट्यूटरी टाउन्स, ठीक है। एंड दोज स्टैट्यूटरी टाउन्स आर गवर्न्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज, जो हम लोग 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो हम लोग देखते हैं ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात होती है 73rd 74th स्पेसिफिकली 74th के अमेंडमेंट एक्ट के बाद, उनके थ्रू इन अर्बन स्टैट्यूटरी टाउन्स को गवर्न किया जाता है। जैसे कि जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, म्युनिसिपल काउंसिल्स है, नगर पंचायत है, ये जहाँ है उनको स्टैट्यूटरी टाउन्स बोला गया है ना। लेकिन जो सेंसस टाउन है उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए। ऐसे कोई भी सेटलमेंट जिसमें 5000 से ज्यादा लोग रहते हो, कोई भी पॉपुलेशन जो 5000 से कम है उसको हम रूरल कहेंगे, लेकिन उसके ऊपर वाला जो भी है वो उन सब को सेंसस टाउन की तरह देखा जाएगा। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, तो इसका मतलब देखिए कितना ज्यादा एरिया आप अर्बन में काउंट करोगे। उसमें भी कम से कम 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये 3 क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो तो सेंसस टाउन आपको कहा जाता है। बेसिक मिनिमम पॉपुलेशन 5000, जो लोग हैं उसमें से 75% of the male working population should be engaged in non-agricultural economic activity, and third, the population density must be equal to or above 400 people per square kilometer. ये अगर तीनों क्राइटेरिया मीट करते हो then it can be called as census town. तो इसके लिमिटेशंस क्या है? ये जो डेफिनेशन है इसके करंट लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये सिर्फ बाइनरी फ्रेमवर्क दिखाता है, मतलब सिर्फ अर्बन और रूरल में डिवाइड कर लेता है। लेकिन आज अर्बन, प्योर अर्बन एंड प्योर रूरल बहुत कम बचा है। बीच वाला जो कंटिन्यूम है ना, जिसमें पेरी अर्बन, मतलब बहुत अर्बन भी नहीं लेकिन पूरा रूरल भी नहीं, बीच वाले जो टाउन्स है, छोटे मोटे टाउन्स, उनको किस कैटेगरी में रखोगे? उनको अर्बन रखोगे या रूरल में रखोगे? तो जो बाइनरी है वो सबको लेकर नहीं चलेगा। देन आउटडेटेड क्राइटेरिया, जो अभी जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि 75% ऑफ द मेन वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर। 2011 में गिग वर्क नहीं था। गिग वर्क मतलब क्या? 2011 में ना ओला था, ना उबर था, ना स्विगी था, फ्लिपकार्ट नहीं था, इंस्टामार्ट नहीं था, अमेजॉन डिलीवरी वाले नहीं थे, कोई नहीं थे। तो ये जो डिलीवरी बॉयज है, रैपिडो जैसे हो गया या ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशंस हो गए जहां पे आपको इंस्टेंट डिलीवरी मिल जाती है, इनको आप कहाँ काउंट करोगे? क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, डिलीवरी बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे, ऑर्डर बेसिस पे काम कर रहे हैं। दिन में वो ये काम करते हैं और रात में शायद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते होंगे, या फिर दिन में एग्रीकल्चरल काम कर लेते हैं और रात को बाजू के शहर में जाके गिग वर्किंग का काम कर लेते होंगे। तो अगर ऐसे ये जो इकोनॉमिक डायमेंशन जो इवॉल्व हुआ है उसको आप कहाँ, किस क्राइटेरिया में रखोगे? तो ये जो क्राइटेरिया है 75%, ये अब आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। ऑल्सो जो इसमें से मेल पॉपुलेशन के बारे में बात होती है, अब विमेन इनफॉर्मल एंड अनपेड वर्क, उसका तो कैलकुलेशन है ही नहीं। जो पॉपुलेशन की साइज है 5000 वाला हो गया या 400 का डेंसिटी वाला हो गया, दे फेल टू कैप्चर द अर्बनाइज्ड क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये जिस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं टू डिसाइड व्हाट इज अर्बन एंड व्हाट इज नॉट, ये अब आउटडेटेड हो चुका है। देन देयर इज अ गवर्नेंस गैप। गवर्नेंस गैप क्या है? जो सेंसस टाउन है और जो स्टैट्यूटरी टाउन है, जो स्टैट्यूटरी टाउन्स है जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, वहां पे तो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये नगर पंचायत, काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये सब है। लेकिन जो सेंसस टाउन है जिसमें 5000 से ज्यादा, वो अभी भी शायद रूरल और जो नॉन
अर्बन वाला जो मैकेनिज्म है जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके अंडर वो गवर्न कर रहे हैं। सो देयर इज अ गवर्नेंस मिसमैच, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो रूरल है लेकिन कैलकुलेशन में वो अर्बन पकड़े जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि वेस्ट बंगाल में 2001 में जो 251 सेटलमेंट्स थे जिनको सेंसस टाउन कहा गया था, वो 2011 में भी सेंसस टाउन ही रहे। दे डिड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टैट्यूटरी और स्टैट्यूटरी टाउन्स। इसके इम्प्लीकेशन क्या होता है? एक, जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको अंडर काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 2011 का जो ऑफिशियल सेंसस है उसमें ये कहता है कि 31% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज अर्बन। बट अगर ये डेफिनेशन को अगर आप ठीक कर दोगे तो काफी सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इन रियलिटी इंडिया का जो एस्टिमेट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है वो अराउंड 35 से 55% तक हो सकता है। इतना वेरिएशन आ जाता है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन इज कि गवर्नेंस से एक्सक्लूजन हो जाएगा। जो अर्बनाइज सेटलमेंट है लेकिन जिनको सेंसस टाउन की तरह देखा जा रहा है, नॉट स्टैट्यूटरी अर्बन टाउन्स, वो दे मिस आउट ऑन द स्टेटस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, सर्विस डिलीवरी एंड प्लानिंग सपोर्ट। है अर्बन लेकिन डिस्क्राइब्ड एज रूरल। एडमिनिस्ट्रेशन में मिसमैच आ जाता है गवर्नेंस में। नेक्स्ट एलिमेंट दैट हैज बीन डिस्कस, नेक्स्ट इश्यू जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया, दैट इज रिगार्डिंग पॉलिसी डिस्टॉर्शन। क्योंकि रिसोर्सेस एलोकेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या आपका जो वेलफेयर पॉलिसीज है वो शायद जो ग्राउंड रियलिटी उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। क्योंकि दोज आपका जो भी आप रिसोर्सेज एलोकेट करोगे, बीट लैंड और बीट टैक्सेशन, बीट रेवेन्यू, वाटर सप्लाईज, सैनिटेशन के लिए अलॉटमेंट, ये सब जो आप अलोकेट कर रहे हो वो पॉलिसी डिसीजन बेस्ड है ये समझ के कि ये अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन है, बट रियलिटी में ये वाला अर्बनाइजेशन वाला डेफिनेशन इंप्लीमेंट हो रहा है ना। तो मिसमैच गवर्न करने लग जाता है, ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हो जाता है। एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू स्क्यूड इकोनॉमिक एंड सोशो प्लानिंग। अब व्हाट इज अ वे आउट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप एक सिंगल डायमेंशनल डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन को नहीं यूज कर सकते। यू विल नीड मल्टी डायमेंशनल डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, that will not only include the population size or the density or just the work profile, but different permutation and combination of these elements. Next is you will have to recognize peri-urban areas and transitional settlements, not just urban and rural, but also those who are in transition or those who have become peri-urban areas. Then timely municipalization, जो सेंसस टाउन है उनको म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट बहुत इमीडिएट इफेक्ट से करना होगा फॉर बेटर गवर्नेंस। एंड देन विल हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कंटिन्यूअस अप्रोच रादर देन रिजिड बाइनरी ऑफ रूरल एंड अर्बन डायमेंशन। ओके, ये एमसीक्यू है। वीडियो को पॉज करके आप 1 मिनट वीडियो को इसको सॉल्व करके कोशिश करो। बाय नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप इसका आंसर दे दीजिए। आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके इसका आंसर दे सकते हो। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू हियर, बट आई वांट यू टू ट्राई एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लद्दाख प्रोटेस्ट। आपने अगर न्यूज या लाइव न्यूज देखे होंगे, फीड आप देखते होंगे, तो आप यू मस्ट हैव रियलाइज कि नेपाल में जैसे जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ उसी लाइंस पे लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन नेपाल के प्रोटेस्ट के साथ जेनजी को इक्वेट करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि नेपाल का जो प्रोटेस्ट था वो करप्शन के वजह से था एंड कुछ एक्सटर्नल हाथ भी उसमें था, ऐसे रिपोर्ट्स कह रहे हैं। जो लद्दाख का प्रोटेस्ट है वो थोड़ा लेयर्ड है। लगभग 4, 5, 6 साल से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, इंडिविजुअल लीडरशिप के अंदर चल रहा था। नाउ इट हैज टर्न्ड वायलेंट एज वेल एज कलेक्टिव। उसके किस कंटेक्स्ट में ये हुआ, व्हाई दिस हैज हैपेंड,
व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग उसको समझाने की कोशिश करता है ये आर्टिकल। ओके, ये आर्टिकल में ये कैटेगोरिकली एम्फसाइज किया गया है कि लद्दाख हैज ऑलवेज स्टूड बाय इंडिया, है ना, हमेशा इंडिया का साथ निभाया है। इवन देयर इज अ डिस्टिंक्ट कल्चरल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड एवरीथिंग दैट यू आइडेंटिफाई विद, उसके बावजूद भी दे हैव कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो इसको इस आर्टिकल ने काफी एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट भी किया है। ये जो रिसेंट वायलेंस है जो अभी आप देख रहे हो लद्दाख में होता हुआ, इट हाईलाइट्स जो लद्दाख में पॉलिटिकल डिसकंटेंट है आफ्टर इट्स यूनियन टेरिटरी स्टेटस इन 2019। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट जो 2019 का था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दिया। डिफरेंस ये था कि जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, उनका अपना, जैसे हर स्टेट का लेजिस्लेटिव बॉडी है, लोकल पॉलिटिकल गवर्नेंस है, वैसे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर बना, वेराज लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर बना, है ना। तो इट इज बिकॉज दे वांटेड लद्दाख टू बी क्लोजर टू दिल्ली। ओके, तो historically Ladakh has been loyal and strategically vital, but what is happening today is Ladakh is asking for the empowerment, the sensitivity towards ecology of Ladakh and security along with dignity of the locals. अब इसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज जो है that is stemming from the 2019 repeal of Article 370 and the passage of Jammu Kashmir Reorganization Act of 2019, in which जैसे मैंने आपको बताया कि बाइफर्केट किया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज विथ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख वाज विदाउट लेजिस्लेचर। ओके, तो this lack of political representation and autonomy has kept Ladakh status contentious. अगर लेजिस्लेचर नहीं है तो लोकल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को वॉइस नहीं मिलेगा, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, और इसके वजह से जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिसकंटेंट था उसको फ्यूल कर दिया। एंड जो करंट प्रेजेंट डिमांड है फॉर स्टेटहुड एंड इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल आपको पता है कि जहां पे ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स है वहां पे 6th शेड्यूल अप्लाई होता है लार्जली 4-5 स्टेट्स में। लद्दाख चाहता है कि उनमें, वो क्यों चाहता है लद्दाख? क्योंकि उनमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज शेड्यूल ट्राइब, है ना, 90% है। डिमांड फॉर 6th शेड्यूल क्यों है? बिकॉज 90% ऑफ द लद्दाख पॉपुलेशन इज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड टू ब्रिंग the region of Ladakh under the 6th schedule. 6th schedule gives, ये कल वाले डिस्कशन में हमने देखा था कि 6th schedule जो है वो काफी एम्पावर कर देता है लोकल बॉडीज को। लद्दाख की लॉयल्टी के हिस्टोरिकल लीगेसी क्या रही है? एक तो मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, जो लद्दाख स्काउट्स है जो 1947 में रेस किया गया था, दैट हैज फॉट इन 62 वॉर, 71 वॉर एंड इन कारगिल वॉर ऑल्सो। जो टाइटल है ऑफ स्नो वॉरियर्स, इट इज हार्ड अर्नड बिकॉज ऑफ देयर ब्रेवरी, वैलर एंड डेकोरेटेड सोल्जर्स लाइक कर्नल रिंचेन है, फिर उसके बाद कर्नल सोनम वांगचुक जी है, ये बहुत रेप्यूटेड सोल्जर्स रहे। फिर पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप भी रही है। रिनपोचे सर प्लेड अ की रोल इन इंटीग्रेटिंग लद्दाख with India and in diplomacy. Unwavering loyalty. Ladakh has consistently stood by India's unity and security. I personally had the good fortune of spending almost a year with students who are from Ladakh, especially the larger number of them were women or female students, स्मॉलर नंबर वर मेल स्टूडेंट्स। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि कल्चरली कितने भी डिस्टिंक्ट हो, उनका अनवेवरिंग अडीरेंस है टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स द लैंड ऑफ दिस नेशन।
भारत के साथ वो उतना इंटीग्रेशन शायद ही आप किसी दूसरे इतना डिस्टिंक्ट कल्चर वाले कम्युनिटी का देखोगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ व्हाट आर्टिकल इज सेइंग और द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ मी एज अ टीचर इन सीएसएपी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख। 2019 के बाद क्या डेवलपमेंट रहा है? एक, इनिशियली जो यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया, क्योंकि उनको लगा कि अब वो श्रीनगर के शैडो से अब बाहर आ चुके, दे कैन हैव देयर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, है ना। जो डायरेक्ट एम्पावरमेंट को प्रॉमिस किया था एंड क्लोजर इंटीग्रेशन विद दिल्ली, दैट गेव देम अ रीजन टू सेलिब्रेट। लेकिन सेंट्रलाइजेशन के कुछ चैलेंजेस निकल के आ गए। क्या? एक, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना, इट नेसेसिएट्स स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल, जरूरत पैदा कर देता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल की। एंड उसके साथ में जो लोकल के एस्पिरेशन है टू गेन दी ऑटोनॉमी एज वेल एज सिक्योरिटी एंड डिग्निटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो अनमेट है, दैट कुड नॉट बी मेट इन करंट पॉलिटिकल अरेंजमेंट। There are certain political developments that have happened. First and foremost is there is a unity across communities. वहां पे दो larger political groups है, एक है लेह की एपेक्स बॉडी एंड another is कारगिल का डेमोक्रेटिक अलायंस। For this cause, both of them have united. They have come together to fight or to ask for the larger idea of statehood, political representation, inclusion in the 6th schedule, along with the status of complete state, not just union territory with legislature but the complete state का status। इसमें एक मेजर ऑब्जर्वेशन ये है कि these people now collective leadership is preferred over individual icons like Sonam Wangchuk to avoid the mistrust amongst the people। अब इसमें दिल्ली का डायलेमा क्या है? दिल्ली का डायलेमा है रिगार्डिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। दिल्ली के लिए इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन एज अ फ्रंटियर बॉर्डरिंग विद चाइना एंड पाकिस्तान बहुत क्रूशियल है। इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी है, फॉर एग्जांपल सोलर प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस जो पास्टोरल लाइवलीहुड है, वहां के लोग पास्टोरल नेचर क्या है ना, वो चराते हैं। उनका पास्टोरल लाइवलीहुड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, दे हैव कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। देन देयर इज अ गवर्नेंस वैक्यूम बिकॉज डिले इन डायलॉग risks alienation of the local population. This gives the scope for foreign influence and might convert into larger unrest. तो गवर्नमेंट कॉशन के साथ इसको डील करे या लोगों को एम्पावर करे, इसके बीच में देयर इज अ डायलेमा फेस्ड बाय दिल्ली। अब ये सिचुएशन तो हमने देख ली, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? Way forward is like any other situation, you will have to have dialogue and inclusion, be it apex body या कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी या यूथ, वुमेन और जो रिमोट वॉइसेस है जिनको अब तक एक्नॉलेज नहीं किया गया, we have to have dialogue with them. Then empowerment has to be institutional, not individuals empowerment but the institutional empowerment, like जो हिल काउंसिल है या जो इट इज वन शुड एक्सप्लोर द आइडिया कि 6th शेड्यूल को अगर वो 6th शेड्यूल में अगर लद्दाख को इंक्लूड कर दे तो क्या रिपरकशन होंगे, हाउ दे विल इम्पैक्ट, हाउ दैट चेंज विल ब्रिंग इन द सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, सेंस ऑफ पर्पस इन पीपल ऑफ लद्दाख। इसको भी एनालाइज करना चाहिए। देन द डेवलपमेंट हैज टू बी बैलेंस्ड कि इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी को भी कंसिडर करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना जरूरी है। देन statesmanship, this is probably the most important one. Statesmanship, जो leadership है, they should deal with the protest with empathy, with compassion, with utmost care, without blaming or naming or shaming them by highlighting the external influence or external hand.
prioritize national interest, but for that empowering Ladakh will actually enhance the protection of the national interest. It is not a weakness, but it's actually a strength if we can empower the Ladakh. Okay, ये MCQ है. You can pause the video and take a look. Try and solve this question. Again, this is a very simple question. Elimination technique को practice करो इसके साथ. Next 3 articles are relatively simpler. अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में. ये DRDO ने जो डेवलप किया है अग्नि प्राइम मिसाइल, they have test fired. This is a huge achievement. Please take a note of it. They have successfully test fired Agni Prime missile from moving train. अब अग्नि प्राइम मिसाइल को चलते हुए ट्रेन से भी फायर किया जा सकता है. उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया. इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप सोचिए कि 70,000 किलोमीटर का इंडिया का रेल नेटवर्क है. कैन यू इमेजिन कि आप कितना डिप्लॉय, कितना ज्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है अग्नि प्राइम के डिप्लॉय करने के लिए. कहीं से भी अब रेल नेटवर्क से अग्नि प्राइम को यूज किया जा सकता है, अग्नि 5 मिसाइल को यूज किया जा सकता है. नाउ इट कैन बी यूज फ्रॉम द रेल नेटवर्क. ये टेक्नोलॉजी शायद सिर्फ 3 या 4 देशों के पास है. इंडिया के पास है, चाइना के पास है एंड पॉसिबली नॉर्थ कोरिया के पास है, यूएस के पास है ऑब्वियसली. रेल बेस मोबाइल लॉन्चर से फायर कर दिया. ठीक है, रशिया, यूएस, चाइना एंड पॉसिबली नॉर्थ कोरिया. अगर नॉर्थ कोरिया को काउंट करें तो हम 5 ही है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सिस्टम है जो रेलवे से फायर कर सकती है. इसका बेसिक निटिग्रिटीज है जो इससे रिलेटेड है अपने उसकी रेंज क्या है, वेट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, उसके बारे में. अग्नि प्राइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. अग्नि प्राइम क्या है? ये अपग्रेड टू दी अग्नि 1 है जिसका रेंज अराउंड 700 to 1000 किलोमीटर है, जो 1989 में टेस्ट किया गया था. अग्नि प्राइम का रेंज कितना है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक. ओके, ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन वाला इंजन है एंड वॉरहेड कैपेबिलिटी जो है वो दैट इज हाई एक्सप्लोसिव, थर्मोबैरिक एंड और न्यूक्लियर. इट इनकॉर्पोरेट्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम अग्नि 4 to अग्नि 5 जिसमें एडवांस प्रोपल्शन है, नेविगेशन है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि क्रेडिबल डिटरेंस इंडिया का बहुत बढ़ा देता है बिकॉज इट कंबाइंस मोबिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी. स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, एक इंडिया का सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है, इंडिया डज नॉट यूज फर्स्ट स्ट्राइक, मतलब इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है. इट रिक्वायर्स के सर्वाइवेबल रिटेलिएटरी कैपेसिटी, मतलब अगर आप नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज कर रहे हो मतलब यू विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स ओनली इफ यू हैव बीन हिट बाय अदर कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन. अगर आपके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा पहले तो ही आप न्यूक्लियर अटैक से रिस्पॉन्ड करोगे. लेकिन इस पॉलिसी में ये जरूरी है कि फर्स्ट अटैक के बाद आप सर्वाइव तो कर लो सो दैट यू कैन रिटेलिएट विथ योर न्यूक्लियर वेपन. तो सर्वाइवेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अग्नि प्राइम को रेल में कन्वर्ट करना इज अ ह्यूज स्टेप, क्योंकि 70,000 किलोमीटर का इंडिया का रेल नेटवर्क है. ठीक है, ये मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है रोड, रेल, सबमरीन, एयर, दिस हैज enhanced the survivability. रेल बेस्ड सिस्टम के एडवांटेज क्या है? लाइक आई सेड 70,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क, इट अलाउज मोबिलिटी अक्रॉस द कंट्री. देन camouflage हो सकता है जैसे कि टनल्स एंड ट्रैक्स प्रोवाइड द कंसीलमेंट फ्रॉम एनिमी सैटेलाइट्स. टनल में आप रोक लोगे, छुपा के रख दोगे, कैसे पता चल पाएगा? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव है. रेल वैसे भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू रोड. चीपर एंड इजियर टू स्केल कंपेयर टू सबमरीन लॉन्च्ड एंड बाय रोड. ठीक है, क्विक डिप्लॉयमेंट, launch possible from hidden locations with minimal movement और minimal preparation. बना के पार्क करके छोड़ दिया, हो गया बात. Next article is next MCQ is about this. Take 30 seconds of gap and
try to solve this. Please mention the answer in the comment section, or you can send me personally. Next article is about EV trucks. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होता है, इलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले, वो ईवीज है. अब तक हम लोग ने ईवी बाइक देखे हैं, ईवी कार्स देखे हैं. ईवी ट्रक्स का लार्ज कंसाइनमेंट का एक्सपेरिमेंट अब किया जा रहा है. ये न्यूज ये बता रही है कि इंडिया की फर्स्ट फ्लीट ऑफ ईवी ट्रक्स विथ स्वैपेबल बैटरीज. ऐसे स्वैपेबल बैटरीज मतलब अभी क्या होता है कि अगर आपके लेट्स से कि आपकी ईवी कार है, तो उसका बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए, उसका चार्ज खत्म हो जाए, तो आपको उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है. जब तक वो चार्ज नहीं हो जाती तब तक आपकी गाड़ी पार्क रहती है, तो यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. ये जो ट्रक्स है, इनका अगर जब बैटरी खत्म हो जाएगा तो दे कैन ओनली, दे डोंट नीड टू पार्क देयर व्हीकल एंड कीप चार्जिंग. वो सिर्फ जो डिस्चार्ज बैटरी उसको हटा के नया बैटरी लगा के वापस काम शुरू कर सकते हैं. तो ये स्वैपेबल बैटरी जो है वो मोबिलिटी को बढ़ा देता है. दे डोंट नीड टू वेट फॉर चार्जिंग द ट्रक, सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए. ओके ये कहाँ हुआ है? जेएनपीए में. जेएनपीए इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जो मुंबई में बेस्ड है. न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, ही फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्लीट of electronic heavy trucks with swappable batteries as JNPA. It marks India's major step towards sustainable logistics and cost reduction. Also the decarbonization effects. हाईलाइट क्या की, एक तो ये ईवी फ्लीट है, मतलब अभी 50 ट्रक्स को इंक्लूड कर दिया गया, एंड दिस फ्लीट विल एक्सपांड टू 80 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. मतलब 2025 के दिसंबर तक 80 ईवी ट्रक हो जाएंगे जो हेवी लोड उठाता है. टारगेट क्या है? जो जेएनपीए है ना, वहां पे लगभग 600 हेवी ट्रक्स है, उसमें से 80 इस साल तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन 2026 तक, अगले एक साल में लगभग 90%, मतलब कितना, मिनिमम 540 ट्रक्स जो है हेवी लोडेड वो ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगले एक साल में 80 से 540 तक चलेंगे. अभी सिर्फ 50 हुआ. इसमें जो बैटरी स्वैपिंग जो करोगे उसको भी चार्जिंग स्टेशन चाहिए होगा, उसको भी कमीशन कर दिया. अब इसका पॉलिसी और विजन अलाइनमेंट क्या है? एक, इंडिया के जो डिकार्बनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करेगा. उसके अलावा जो नेट जीरो कमिटमेंट है 2070 तक, उसको फुलफिल करेगा. देन नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है उसको फुलफिल करेगा. प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी उसको फुलफिल करेगा. एंड मैरीटाइम इंडिया विजन ऑफ 2030 ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव, ये लगभग 5 इनिशिएटिव के साथ दिस टास्क गेट्स अलाइंड. सिग्निफिकेंस, लाइक आई सेड एंड आई विल रिपीट अगेन, दैट डीकार्बनाइजेशन. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं पहले भी बोल चुका हूं, आई विल रिपीट वन मोर टाइम. एक, डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन में इसका बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. It will lower India's carbon footprint and will lead to sustainable logistics. ठीक है? Then it will reduce the emissions, particulate matter and noise. Pollution के ऊपर major positive impact होगा. This will create a benchmark for replication in other ports, large ports, not just in India but world over. जितने भी बड़े ports हैं वहाँ पे replicate करने के लिए एक benchmark बना देगा. Global competitiveness जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा. वाई? क्योंकि डीजल जो ट्रक्स है उनका मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर पर यूनिट इज वे हायर देन द इलेक्ट्रॉनिक वन, है ना. तो इट विल रीइंफोर्स द जेएनपीए स्टेटस अमंग टॉप 25 पोर्ट्स ग्लोबली. ये वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है. एंड ग्रीन लॉजिस्टिक हब जो इंडिया का स्टैंड पॉइंट है, दैट विल बी इट विल एनहांस इंडियाज इमेज. ओके, हियर वी विल सी द सिनर्जी बिटवीन इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट. इट विल डेमोन्स्ट्रेट द सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी कैन कोएग्जिस्ट. सो हियर इज द फाइनल MCQ. प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस. You can pause the video and answer this question. These
other smart books. These are one-stop solution for all your study material for APSC as well as UPSC. Now are available in Assamese medium as well. इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके you can get access to these. Okay. All right. Thank you so much for joining in. तो मुझे पता है कि दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन होने वाला है, आप थोड़ा सा फेस्टिव मोड में रहोगे, तो आप बाकी पढ़ाई से शायद आप ब्रेक ले लेना, लेकिन जो करंट न्यूज़पेपर एनालिसिस है उससे ब्रेक मत लीजिएगा. कल भी हम लोग लेकर आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वी विल गिव ब्रेक फ्रॉम 28 टू लेट्स से 2nd और 3rd और 4th, जब तक पूजा का माहौल रहेगा तब तक. लेकिन कल CNA का न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो आएगा. ठीक है, स्टे ट्यून्ड, गुड लक.